नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सैफ नियाज़ी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी कि सड़क दुर्घटना से संबंधित है। और इस वीडियो में जो रोड सेफ्टी मेजर्स होते हैं जैसे कि सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगा के बाइक चलाना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, गाड़ी तेज़ नहीं चलाना, इन पे मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा। यकीनन आप में से कई लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, आप सबको ये रूल्स पता होंगे। पर कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, वो बात अलग है। तो इस वीडियो में मैं एक डॉक्टर के नज़रिए से बात करूँगा कि जब भी किसी की सड़क दुर्घटना में चोट लगती है, तो वो हॉस्पिटल किस-किस कंडीशन में आता है, उसको किस तरीके की चोट लगती है, उसका जब इलाज होता है वहाँ पर, तो उसके बाद उसकी रिकवरी कैसी रहती है, क्या वो पूरी तरीके से मरीज़ रिकवर कर पाता है कि नहीं कर पाता, इस पे बात करूँगा। कई लोगों के लिए तो एक्सीडेंट ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन जाता है और अक्सर डॉक्टर इसके गवाह होता है। मैं एक अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ और सड़क दुर्घटना से पीड़ित जो भी लोग होते हैं उनका इलाज करता हूँ। तो यकीनन सड़क दुर्घटना से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा डॉक्टर ने ही देखी होती है, क्योंकि इलाज भी डॉक्टर ही करते हैं और फॉलोअप भी डॉक्टर्स ही करते हैं। तो उनको किस तरीके की चोट आती हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल सिंपल चोट रहती हैं, जैसे थोड़ा बहुत छिल गया, कुछ लोगों को काफ़ी गंभीर चोट रहती हैं। उनका इलाज होता है, क्या वो पूरी तरीके से रिकवर कर पाते हैं कि पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाते? अगर पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाते तो उस उनके बाद की ज़िंदगी कैसे रहती है? कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से उनके और इनके परिवार पे असर पड़ता है, वो अक्सर एक डॉक्टर को ही पता होता है। तो आइए आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ बातों को जान लें। पूरे भारत में डेथ और डिसेबिलिटी के जो वजह हैं उसमें सड़क दुर्घटना भी एक मुख्य कारण है। तो यकीनन ये एक बड़ी समस्या है। पिछले साल की अगर बात करें तो 4.5 लाख एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत सिर्फ सड़क दुर्घटना से ही हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट का जो रिसर्च विंग है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ह्यूमन एरर मुख्य कारण है सड़क दुर्घटना का, और ह्यूमन एरर में भी ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण है। दूसरी वजह और भी हो सकती है, जैसे कि रूल्स फॉलो नहीं करना, सेफ्टी मेजर्स नहीं फॉलो करना, खराब सड़क होना, व्हीकल ओवरलोडिंग, ऐसी कई वजह होती हैं, बट उसमें ओवर स्पीडिंग मुख्य कारण है और पिछले 4 साल से ओवर स्पीडिंग ही मुख्य कारण है। और 18 से 45 साल तक की उम्र के लोग इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। खैर, हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी और कैजुअल्टी एरिया होता है उसमें ही एक्सीडेंट विक्टिम्स को लाया जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट एक इमरजेंसी एक्सीडेंट में जो भी चोट लगती है उसको एज एन इमरजेंसी ही ट्रीट किया जाता है। कुछ लोगों को सिंपल इंजरीज हो सकती हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत छिल गया, थोड़ा बहुत कट गया, ज़्यादा गहरा नहीं कटा, वो ठीक हो जाते हैं। दूसरी होती है ज़्यादा सीरियस चोट, जैसे कि एक या एक से ज़्यादा हड्डियाँ टूट जाना, खून की नस या खून की नली फट जाना। उससे भी अगर सीरियस चीज़ों की बात करें तो दिमाग में चोट लग जाना, ब्रेन हैमरेज हो जाना, छाती में चोट लग जाना, पसलियाँ टूट जाना, पेट में लगना, अंतड़ियाँ डैमेज हो जाना, और पेट में लग जाए जिसकी वजह से या तो अंदर की अंतड़ियाँ जैसे इंटेस्टाइन्स कहते हैं वो डैमेज हो जाए, या अंदर के जो अंग होते हैं लिवर, स्प्लीन, किडनी, वो डैमेज हो जाए। जिस भी कंडीशन में पेशेंट आता है उसका इलाज होता है। तो इलाज होने के बाद कितनी रिकवरी हो पाती है मरीज़ की, मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो पा रहा है या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता, ये कई बातों पर निर्भर करता है। अब चोट कहीं भी लगी हो, वो किस हद तक ठीक हो सकती है इलाज के बाद, ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ होती है कि चोट कहाँ लगी है और उसकी गंभीरता क्या है। तो चलिए आइए हम अगर हाथ और पैरों की बात करें, किसी का एक्सीडेंट हुआ या उसके हाथ में चोट लगी है, तो वो चोट या तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि छिल गया हो, थोड़ा बहुत कट गया हो। अगर हाथ में ज़्यादा सीरियस चोट होती है तो उसमें ये होता है कि आसपास का पूरा मांस क्षतिग्रस्त हो सकता है, अंदर की हड्डियाँ टूट सकती हैं। ज़्यादा और गहरी चोट होती है तो जो खून की नली होती है जो हाथ को ज़िंदा रखती है वो डैमेज हो सकती है, या जो नस होती है जिसकी वजह से हमारी उंगलियां काम करती हैं वो डैमेज हो सकती है। उसी तरीके से अगर हम छाती की बात करें, अगर कोई एक्सीडेंट में किसी की छाती में कुछ चीज़ लग जाए या ऊपर से कोई गाड़ी गुजर जाए, तो उसमें अक्सर ये होता है कि छाती की पसलियाँ टूट जाती हैं, और उसमें गंभीर रूप ये हो सकता है कि वही पसली टूट के अगर फेफड़े में घुस जाती है तो उसकी वजह से कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं।
उसमें ये होता है कि जो हवा होती है वो फेफड़े के बाहर पर छाती के अंदर इकट्ठी होती जाती है, जिसकी वजह से हर सांस के साथ मरीज़ का दम घुटने लगता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसका इमीडिएटली उपचार होना चाहिए। अगर पेट की बात करें, पेट में अगर चोट लगती है तो अंतरियों में डैमेज हो सकता है। अंदर के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, स्प्लीन, किडनी, पैंक्रियाज, वो डैमेज हो सकते हैं, अंदर फट सकते हैं वो, जिसकी वजह से बहुत खून बह सकता है। अगर दिमाग की बात करें, अगर ब्रेन में चोट लग जाती है, दिमाग में चोट लग जाती है, तो जो खोपड़ी होती है, जो सर होता है, उसके अंदर खून भर जाता है, जो दिमाग पे प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, और उसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसी तरीके से अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए और रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि पीछे की जो नस होती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ और पैर चलते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी चीज़ें कर पाते हैं, वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो तीव्रता इसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये कुछ डैमेजेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, जो ठीक नहीं किए जा सकते। अगर दिमाग परमानेंटली डैमेज हो गया, तो वो हिस्सा जो डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता है। उसी तरीके से रीढ़ की हड्डी में अगर फ्रैक्चर हो जाए और वो पीछे की नस को दबा दे, और उस नस को दबा दे, उस नस को काट दे, तो चांसेस हैं कि पैरालिसिस हो जाए, और पैरालिसिस अगर एक बार हो गया, तो वो रिकवरी उसमें नहीं हो पाती या बहुत कम हो पाती है रिकवरी। तो पहली चीज़ हो गई कि चोट कहाँ लगी है और कितनी गंभीरता से लगी है। अब दूसरी चीज़ आती है वक्त, कि एक्सीडेंट जब हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद कितनी जल्दी मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो एक संभावना होती है कि उनको वापस से जोड़ा जा सकता है ऑपरेशन करके, पर वो कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़, जो कटा हुआ हाथ या पैर है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ मांस ही नहीं बचा, कोई ज़्यादा हड्डियाँ नहीं बची, उसकी खून की नली पूरी तरीके से ख़राब हो गई है, तो उसको नहीं जोड़ा जा सकता। और अगर हाथ और पैर वैसी कंडीशन में है कि बिल्कुल ठीक है, बस कटा ही हुआ है, उसको जोड़ा जा सकता है। अगर वैसी कंडीशन में है तो तुरंत उस हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जिसमें एडवांस सर्जरीज़ होती हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है अभी भी, क्योंकि कटे हुए हाथ और कटे हुए पैर को वापस से जोड़ना, इसमें एक तो ये ऑपरेशन जल्दी से जल्द होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये एक बहुत जटिल ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जन, जो वास्कुलर सर्जन्स होते हैं, उनकी कंबाइंड टीम बनती है, और वो फिर एक साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। तो अगर सही वक्त पे मरीज़ को सही जगह ले जाया जाए, और उस हॉस्पिटल में जिसमें ये तीनों फैसिलिटीज़ हों, अवेलेबल हों, इंस्ट्रूमेंट्स हों, सब कुछ हो, और विद इन टाइम स्पैन ले जाया जाए, तो ही एक संभावना बनती है कि हाँ, शायद उसको जोड़ा जा सकता है और वो कटा हुआ हाथ या कटा हुआ पैर ठीक हो सकता है। छोटे शहरों में अभी भी ये बहुत बड़ा इशू है, और कभी कभी तो सिर्फ रेफरल्स में ही टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि छाती में चोट। जैसे मैंने बताया कि छाती में अगर चोट लगती है, पसली टूट के अगर उसमें फेफड़े में अगर छेद कर दे, जिसकी वजह से न्यूमोथेरेक्स हो जाता है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका तुरंत उपचार होना चाहिए। इसमें ज़्यादा डिले होगा, पेशेंट ज़्यादा अगर लेट पहुँचेगा हॉस्पिटल, तो भी काफ़ी संभावना है कि उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। उसी तरीके से पेट की चोट भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती हैं। अगर अंतड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं, या अगर तो अंदर का जो खाना जो पहले से है वो आंतों के बाहर आ जाता है, और अंदर पेरिटोनाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें अंदर पूरी तरीके से इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और पेशेंट सेप्सिस में जा सकता है, मतलब उसकी मौत हो सकती है अगर सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया। उसी तरीके से अंदर के जो अंग होते हैं, जैसे लिवर, स्प्लीन, किडनी, उनमें अगर डैमेज हो गया, इनमें अगर डैमेज हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा खून बहता है, तो उसमें भी एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना ज़रूरी है। मतलब वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस टाइप की चोट में। उसी तरीके से दिमाग में अगर चोट लग जाए, तो अंदर का जो खून है वो बहता है, दिमाग पे प्रेशर डालता है। तो अगर डॉक्टर को लगता है, जो न्यूरोसर्जन को लगता है कि नहीं भाई इसका इमीडिएटली ऑपरेशन होना है, तो उसका वक्त से ऑपरेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो पेशेंट कोमा में जा सकता है, या बड़ी दिक्कत भी हो सकती है पेशेंट के साथ। तो ये कुछ ऐसी इंजरीज़ हैं जिनमें टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाके ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। अब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट होता है, तो अब उसकी रिकवरी कैसे रहती है, क्या क्या चोट है, कैसी चोट है, ठीक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो आइए इनको भी देख लें एक चीज़ में।
जो सिंपल फ्रैक्चर्स होते हैं, पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके साथ कुछ गंभीर चोट नहीं लगी है, कोई ज़्यादा मांस नहीं फटा है, उनका ऑपरेशन करके या प्लास्टर से उनको ठीक किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर हाथ और पैर में चोट ज़्यादा लगी है, जैसे कि मांस ज़्यादा फटा है और या तो कोई खून की नली कट गई हो या नस कट गई हो, तो वो एक जटिल ऑपरेशन होता है। इमीडिएटली ऑपरेशन किया जाता है और उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। कभी कभी हो सकता हो एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी लगे उसको ठीक करने के लिए। और अगर मांस ज़्यादा फट चुका होता है तो ये बिल्कुल मुमकिन होता है कि हाथ तो बच जाता है, ऑपरेशन भी हो जाता है, पर शायद हाथ कभी कभी पहले जैसे काम नहीं कर पाता अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार। अगर हाथ की नस कट जाती है जिसकी वजह से उंगलियां चलती हैं, हम महसूस कर पाते हैं, तो उसका ऑपरेशन तो संभव होता है, पर रिकवरी होगी कि नहीं होगी, वो वापस से पूरा हाथ काम करेगा, वो नस जो उसका नस का काम है उंगलियां चलाने का, वो सब काम करेगा, करेगी नहीं करेगी, ये एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल फैक्टर भी आ जाता है। देखिए, चमड़ी में जब भी चोट लगती है, कुदरत का तरीका उसको ठीक कर सकती है। टूटी हुई हड्डी है, अगर सही से बैठाई गई हो तो एक चांस रहता है कि वो ठीक हो सकती है, उसको अगर प्रॉपर वक्त दिया जाए। उसको नस ऐसी चीज़ है कि एक बार जब डैमेज हो जाती है तो डैमेज अक्सर परमानेंट ही होता है, खासकर अगर कट जाए वो। उसको रिपेयर करके एक उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो काम कर जाए तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं काम करती है तो फिर वो परमानेंट डैमेज ही कहलाता है। उसी तरीके से दिमाग और जो मेन नस होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये इनमें एक नेचुरल लिमिटेशन ही है। तो मेडिकल रिसर्च काफ़ी एडवांस हो गया है पिछले कई सदियों के मुताबिक, पर अभी भी कई एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। अभी भी कुछ ऑपरेशंस हैं जिनका पॉसिबल होना बाकी है। दिमाग की चोट और जो पीछे की रीढ़ की हड्डी की जो नस होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसकी चोट उन्हीं चोटों में से है कि जब वहाँ एक बार अगर डैमेज हो जा कि वहाँ एक बार अगर परमानेंट डैमेज हो जाता है तो वो रिकवर नहीं कर पाती है। जिन पेशेंट्स के हाथ पैर अगर कट जाते हैं एक्सीडेंट में और जिनका जोड़ा नहीं जा सकता, उस कंडीशन में अगर नहीं रहते कि इनका ऑपरेशन करके हाथ जोड़ा जा सकता है, तो उनको आगे जाके काफ़ी मेंटल, फिज़िकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। उसी तरीके से जिन पेशेंट्स का रीढ़ की हड्डी टूट जाए और उसी के साथ साथ पीछे की जो नस होती है स्पाइनल कॉर्ड, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसमें पैरालिसिस हो जाता है हाथ पैरों का। अगर वो परमानेंट रहता है तो कभी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। कुछ लोगों में अगर डैमेज बहुत सीवियर नहीं रहता है तो उनमें ये रहता है कि कुछ टाइम की फिजियोथेरेपी के बाद एक पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ भाई शायद रिकवर कर जाए, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाए। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 1 साल तक भी फिजियोथेरेपी कराई है बट कोई इम्प्रूवमेंट, कोई रिकवरी नहीं हुई। वो सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से क्योंकि चोट की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि जो मेन नस थी वो कट गई या परमानेंटली डैमेज हो गई। और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है और अक्सर जो यंगस्टर्स होते हैं जो नई नई बाइक चलाना सीखे होते हैं, वो अक्सर ये वाले केसेस लोगों में पाए जाते हैं। कुछ लोग आपस में मिले, दोस्त लोग मिलते हैं, एकदम से शर्त लगी कि चलो आज बाइक चलाते हैं तेज़ी से, या खुद ही बाइक चला रहे हैं, एकदम से इम्पल्स आया कि नहीं भाई रफ्तार का मज़ा चखना है। 120 140 पे बाइक चलाई, कोई हेलमेट नहीं, कोई सेफ्टी गियर नहीं, कुछ भी नहीं, और उस एरिया में बाइक चलाई जहाँ पे उसकी स्पीड लिमिट सिर्फ 60 या 40 है। कोई चीज़ सामने आ गई, टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाए, एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी एरिया में आते हैं, जांचें वाँचें करी, एक्सरेज करे, सीटी स्कैन किया, उसमें देखा कि जो गर्दन की हड्डी है वो टूट गई है, डैमेज हो गई है, और उसी के साथ साथ जो पीछे की जो नस होती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं उसमें भी डैमेज आ गई। अब अगर गर्दन से हड्डी टूटती है और गर्दन से कॉर्ड हटती है तो दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर जाते हैं और मरीज़ अपनी मर्ज़ी से पेशाब भी नहीं कर पाता। ये चीज़ परमानेंट पैरालिसिस होती है। इसमें अगर परमानेंट डैमेज है तो ऑपरेशन का भी कोई मतलब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है ऑपरेशन इसमें। और ये एक सीरियस सिचुएशन होती है। तो एक चलता फिरता नौजवान 20-22 साल का जो आगे काफ़ी कुछ कर सकता था, जिसको आगे काफ़ी कुछ करना था, वो सिर्फ एक छोटे से इम्पल्स की वजह से, एक छोटा सा इम्पल्स के अगर 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी कंट्रोल कर लिया होता तो शायद बच गया होता, बट एक छोटे से इम्पल्स की वजह से इतनी बड़ी ज़िंदगी की प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है। पैरालिसिस में पेशेंट पूरे टाइम बेड रिडन रहता है, 24 घंटे, खुद खा नहीं सकता, अपनी सफाई खुद कर नहीं सकता,
डिपेंडेंट रहना पड़ता है पेरेंट्स पे या जो भी केयर टेकर्स हैं उन पे, दिन रात बेड रिडन रहता है। और शायद सिर्फ यही एक सोचते होंगे कि काश थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लिया होता, या काश ये शर्त नहीं लगाई होती मैंने। तो देखिए, सड़क दुर्घटना के तो कई वजह होती हैं, पर ये सब बातें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी भी ओवर स्पीडिंग मुख्य कारण है इस चीज़ का। मतलब वो फैक्टर जो कंट्रोल किया जा सकता है, सेफ्टी मेजर्स से, गाड़ी को अपने लिमिट में चलाना, रूल्स फॉलो करना, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप सेफ रहें। सिर्फ पुलिस के डर से हेलमेट पहन लेना फिर उतार देना, भले गाड़ी की साइड में टंगा हुआ है, सीट बेल्ट तब लगा लेना, स्पीड ओवर स्पीडिंग करना, ये सब चीज़ें आप सब जानते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए। अगर कुछ होती है दुर्घटना तो काफ़ी सीरियस भी हो सकती है। और इस वीडियो का यही मकसद था कि आगे की ज़िंदगी के हम लोग देखते हैं कि कैसी चोट रहती है, कितनी परेशानियाँ होती हैं लोगों को आगे जाके। कई केसेस में पेडिस्ट्रियंस को भी चोट लगती है कि नॉर्मल अपना फुटपाथ पे चल रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पीछे से ओवर स्पीडिंग गाड़ी आई, कंट्रोल लूज़ किया, गाड़ी चढ़ गई, तो ऐसे में उनको भी काफ़ी ज़्यादा सफरिंग होती है पेडिस्ट्रियन को। बट क्योंकि ओवर स्पीडिंग अभी भी मेन रीज़न है और ये कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपने देखा, कई तरह की चोट ऐसी होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं, जिनसे रिकवरी पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। कम से कम अभी के टाइम में जिसमें हम लोग हैं उसमें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर चोट लग गई सिर्फ छोटी सी इम्पल्स से, छोटी सी गलती की वजह से, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है आगे की ज़िंदगी में। टूटी हुई गाड़ी रिप्लेस हो सकती है, रिपेयर हो सकती है। आप रिपेयर हो सकते हैं, शायद कुछ हद तक हो भी सकते हैं, पर आप रिप्लेस तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। धन्यवाद।